हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि अब एनआईओएस की सीरीज कर रहे हैं और जो इस चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम जो करने वाले हैं आज क्लास 2 करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 1 कर चुके हैं जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस कराए हैं और आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका मॉड्यूल जो है 506, ठीक है, 506। और उसकी जो ब्लॉक 1 है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, उसकी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। तो ब्लॉक 1 की फर्स्ट यूनिट आप याद रखेंगे, मैं एक बार लिख भी देता हूं, ठीक है। आपको याद रखना है ब्लॉक 1 करा रहा हूं मैं, जिसकी यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़कर आ जाइए पहले, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस लगा लीजिए। आपके यहाँ से 100% क्वेश्चंस अगर बनने होंगे तो डीएसएसबी में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एनआईएस से उठाए हुए क्वेश्चन है सारे, तो आप इसे जरूर करिए, क्वेश्चंस को पहले पढ़कर आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिजल्ट इन, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अधिक या कम सक्रियता से क्या होता है। यानी कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स रिलीज करती है। तो वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है या कम रिलीज होने लगता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका परिणाम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है बैलेंस डेवलपमेंट, या नो इफेक्ट सीरियस एबनॉर्मलिटीज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ओनली इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो इनमें से क्या बेहतर रहेगा। यानी कि वो जो हार्मोन्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, उसका ज्यादा या कम बनने से बॉडी में, कोई चीज ज्यादा बने बॉडी में तो भी दिक्कत आती है और कोई चीज कम बने तो भी दिक्कत आती है। एक बैलेंस में मेंटेन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ज्यादा या कम बनने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि संतुलित विकास होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि संतुलित विकास होगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। कोई चीज शरीर में ज्यादा बन रही है या कम बन रही है तो इससे पूरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा। ओनली इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि इमोशनल ही प्रॉब्लम्स आएगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो इससे बेहतर आंसर हमें मिल रहा है कि किसी ना किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है एज वाइज, उसमें किसी ना किसी तरह की सीरियस एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज के मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। आप पहले यूनिट 1 पढ़कर आ जाइए। यूनिट 1 ज्यादा लेंथी नहीं है, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आज, कल इजी थे सारे, आज सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि एनआईएस से ही बेस्ड है। एनआईएस में आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, वही हेडिंग्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप ठीक से पढ़कर आओगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस मेनली हेल्प आ चाइल्ड इन, जो बुद्धि मुख्य रूप से बच्चे की किसमें सहायता करती है ना। इंटेलिजेंट किसमें सहायता करेगी, किसमें हेल्प करेगी, फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करेगी, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करेगी, ये कहना तो सही नहीं होगा। लर्निंग एडजस्टमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, सीखने में हेल्प कर सकती है इंटेलिजेंसी, ये थोड़ा ठीक रहेगा। एडजस्ट करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। मसल डेवलपमेंट में इंटेलिजेंसी का कोई लेना देना है, यानी कि इंटेलिजेंसी का कोई रिलेशन मसल्स डेवलपमेंट से है तो नहीं है ना। हाइट इंक्रीज करने में इसका इंटेलिजेंसी का कोई रोल है, तो इसका रोल इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटेलिजेंसी का रोल क्या है, लर्निंग में, एडजस्टमेंट में और डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करती है इंटेलिजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ चाइल्ड ओवरवेल्म्ड बाय फियर, एंगर एंड जेलसी विल शो, भय, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रस्त बच्चा कैसा विकास दर्शाएगा। अगर किसी को इस तरह की फीलिंग्स होंगी लंबे समय तक तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा उस बच्चे के साथ, है ना। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होगा,
बहुत तेज गति से, अधिक तीव्र गति से विकास होगा उसका। बैलेंस डेवलपमेंट होगा, संतुलित विकास होगा, या एडवर्स डेवलपमेंट होगा, या प्रतिकूल विकास होगा इसका, या नो इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या बेस्ट लग रहा है? एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होगा अगर बच्चे में इस तरह की फीलिंग्स होंगी, ज्यादा होंगी, एंगर की और जेलेसी की, तो क्या एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होगा बच्चे का? नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। बैलेंस डेवलपमेंट संतुलित विकास होगा, संतुलित विकास भी नहीं होगा इससे। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहना भी गलत है ना। एडवर्स डेवलपमेंट यानी प्रतिकूल विकास होगा उसका, ये कहना सही है कि उसका क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उसका प्रतिकूल विकास होगा, नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है इस फीलिंग से, ये फीलिंग ज्यादा समय तक हावी हो जाए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर बिफोर बर्थ। निम्न में से कौन सा जन्म से पहले का बाह्य कारक है? एक्सटर्नल फैक्टर बताना है आपको, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। एक्सटर्नल फैक्टर बताना है कि कौन सा है। पीयर ग्रुपिंग, मदर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्कूल क्वालिटी और नेबरहुड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर बिफोर बर्थ, है ना, बर्थ से पहले की बात हो रही है, तो कौन सा हो सकता है? पीयर ग्रुपिंग या पीयर ग्रुप, सोशल क्वालिटी, नेबरहुड, मदर फिजिकल, मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5th का आपको क्या लगता है? इसे पॉज करके आप अपना आंसर भी जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो पीयर ग्रुपिंग तो नहीं होगी, स्कूल क्वालिटी से भी उसका कोई लेना देना नहीं है और नेबरहुड से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर से हमारा मतलब है मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है वो है बिफोर बर्थ, है ना। तो बर्थ से रिलेट कर रहा है तो मेन जो है मदर की फिजिकल और हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बात आती है कि अगर उसकी मदर की फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, इससे बच्चे पे असर पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो अफेक्ट, ठीक है। भ्रूण को मिलने वाला पोषण किसे प्रभावित करता है? जो भ्रूण को यानी कि जो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो किसे प्रभावित करता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है ओनली फिजिकल हेल्थ को, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं करता, सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं करता, है ना। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट, सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट पे नहीं करता है, ये करता है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, है ना। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 है डैमेज टू नर्वस सिस्टम ड्यू टू एक्सीडेंट विल फर्स्ट अफेक्ट, है ना। दुर्घटना से तंत्रिका तंत्र को क्षति होने पर सबसे पहले क्या प्रभाव होगा? मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या इमोशनल कंट्रोल। तो इसका इम्पैक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा इसका? अगर नर्वस सिस्टम किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सिंपल सा है, क्या होगा? मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो ए, बी, सी या डी इनमें से क्या आंसर करेक्ट हो सकता है? तो नर्वस सिस्टम, मॉरल डेवलपमेंट पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पहले सबसे पहले बोलना है फर्स्ट, सबसे पहले किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मॉरल डेवलपमेंट पे नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज पे भी नहीं पड़ेगा और इमोशनल पे भी। सीधा पड़ेगा किस पे? मेंटल डेवलपमेंट पे, क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे कनेक्टेड होती है? ब्रेन से, तो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, इसलिए मेंटल डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय कारक है? हार्मोन्स है, नर्वस सिस्टम में, क्वालिटी ऑफ स्कूल है या बॉडी केमिस्ट्री है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हार्मोन्स तो नहीं हो सकता, ठीक है, हार्मोन्स नहीं हो सकता, नर्वस सिस्टम भी नहीं हो सकता, है ना, बॉडी शारीरिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल कल्चर की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा
क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो एनवायरनमेंट की से रिलेट करें तो हमें स्कूल का एनवायरनमेंट की थोड़ा आप याद करो, स्कूल एनवायरनमेंट की, तो बॉडी केमिस्ट्री से कोई लेना देनी नहीं है इसका एनवायरनमेंट का, या फिर नर्वस सिस्टम से, हार्मोन से, तो क्वालिटी ऑफ स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ चाइल्ड बिकम्स व्हाट ही शी इज परमिटेड टू बिकम बाय। बच्चा वही बनता है जिसकी अनुमति उसे किसके द्वारा मिलती है ना, बच्चा वही बनता है जिसकी अनुमति उसे किसके द्वारा मिलती है। थोड़ी हिंदी में हो सकता है कि हल्की फुल्की मिस्टेक हो, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा अगर हिंदी समझ में ना आए तो, ठीक है। तो अ चाइल्ड बिकम व्हाट शी इज परमिटेड बिकम बाय, हेरिडिटरी अलोन, इंटेलिजेंसी अलोन, सोशल कल्चर फोर्सेस या एज फैक्टर, इनमें से चारों में से कौन सा इसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हेरिडिटरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इंटेलिजेंसी की बात नहीं हो रही है, एज फैक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है सोशल कल्चर फोर्सेस की बात हो रही है कि बच्चा वही बनता है जिसकी अनुमति उसे किसके द्वारा मिलती है। तो सोशल और कल्चर फोर्सेस के द्वारा जो मिलती है उसको अनुमति, उसी के द्वारा बच्चा बनता है, यानी कि सोसाइटी और कल्चर जैसा मिलेगा बच्चा वैसा ही बनेगा, सिंपल है, यही बात कही जा रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन्फेंसी स्टेज कवर द एज ग्रुप ऑफ। इन्फेंसी की एज रेंज बतानी है कि इन्फेंसी की एज रेंज क्या है, ठीक है। तो बर्थ टू 1 ईयर यानी जन्म से 1 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 6 वर्ष होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। बहुत ही सिंपल है, आपने तो पढ़ा ही होगा, ये जो आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, जनरल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो आपने पढ़ी होंगी। तो सिंपल सा इन्फेंसी की तो आपको पता ही है सबको कि 0 से 2 तक की होती है, या बर्थ टू 2 ईयर्स हम कहते हैं, है ना। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। लेकिन WHO की माने तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, 12 से 19। 13 से भी आता है, कहीं 13 लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं 12 लिखा हुआ मिलेगा, तो हम इसे मानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच मोटर स्किल्स इन्वॉल्व क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, है ना। रेंगना और चलना किस प्रकार के कौशल है, किस प्रकार का, फाइन मोटर है, कॉग्निटिव स्किल्स है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, इमोशनल स्किल्स है। तो भाई चलना क्या है, बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, चलने में, क्रॉलिंग में, है ना। तो इसका क्या मतलब क्या होगा, ये ग्रॉस मोटर का एग्जांपल है, क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द फर्स्ट फिजिकल स्किल्स एन इन्फेंट मस्ट मास्टर इन, यानी कि वो सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल स्किल्स कौन सी है जो एक इन्फेंट बच्चा सीखता है, उसमें मास्टर बन जाता है ना। सिंपल सी भाषा में कहें तो वो कौन सी सबसे पहली स्किल है, क्रॉलिंग, सिटिंग, है ना, लिफ्टिंग एंड होल्डिंग हेड या स्टैंडिंग, रेंगना, बैठना, सिर उठाना और संभालना, खड़ा होना। बताइए कौन सा इसमें से सही हो सकता है। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली स्किल जो बच्चा सीखता है अपनी इन्फेंट एज में, यानी 0 से 2 साल के बीच में, तो वो कौन सी स्किल है, वो है लिफ्टिंग एंड होल्डिंग हेड, सिर उठाना और संभालना। ये पहली स्किल्स होती है जो सबसे पहले सीखता है बच्चा। तो इसका और एनआईएस में भी आपको ये चीज मिल जाएगी लिखी हुई, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और आप पढ़कर आए हो तो आपको ये चीज पता होगी। क्वेश्चन नंबर 13, रोलिंग ओवर जनरली अकर अराउंड, ठीक है। पलटना सामान्यतः किस महीने में होता है, यानी कि रोलिंग करना बच्चा, रोलिंग ओवर जो रोलिंग करना है बच्चा कब सीख जाता है, कौन से कितने महीने की एज में या कितने महीने में वो सीख जाता है रोलिंग करना, ये सिंपल सा पूछ रहा है। और ये जिसने फिजिकल वाला एक हेडिंग है उसमें फिजिकल वाली वो पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से उसे पता होगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो रोलिंग क्या है, रोलिंग ओवर जनरली कितने समय में सीख जाता है बच्चा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13।
तो बच्चा जो है 2 महीने में नहीं सीखता ये चीज, 3 महीने में नहीं, ये 4 महीने में सीख जाता है बच्चा। सिंपल है, 4 महीने में ये चीज सीख जाता है, रोलिंग करना बच्चा। ये आपको याद रखना है कि 4 महीने में बच्चा रोलिंग करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट बेबीज कैन सिट विदाउट सपोर्टेड बाय। अधिकांश बच्चे बिना सहारे के कब बैठ सकते हैं? बिना सहारे के बच्चा किस उम्र में बैठना सीख जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस उम्र में बच्चा बैठना सीख जाता है, बेबीज जो है बिना सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट कह रहा है, और कितने महीने की में सीख जाते हैं? तो 4 महीने में, 5 महीने में नहीं, 8 महीने में नहीं, 6 महीने की उम्र में ये चीज सीख जाते हैं विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। 4 महीने में जो बेबीज हैं, बच्चे जो हैं, या बच्चे कह लो, वो क्या होते हैं, बिना सपोर्ट के बैठना सीख जाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो सकता है? क्रॉलिंग यूजुअली अकर बिटवीन, रेंगना सामान्यतः किस अवधि में होता है? या रेंगना बच्चा किस उम्र में सीख जाता है? क्रॉलिंग करना कब सीख जाता है, कौन से मंथ तक सीख जाता है, आपको ये बताना है। 4 से 6 महीने में, 6 से 8 महीने में, 7 से 10 महीने में, या 10 से 12 महीने में बच्चा ये चीज सीख जाता है? तो 6 महीने में, 8 महीने में नहीं, बल्कि 7 से 10 महीने में ये चीज सीख जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 महीने में बच्चा क्रॉलिंग करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिंसर ग्रास्प डेवलप बिटवीन। पिंसर ग्रास्प जो है वो कब विकसित होता है बच्चों में, है ना? पिंसर ग्रास्प जो है वो कितने महीने में बच्चा ये स्किल्स डेवलप हो जाती है पिंसर ग्राफ्स की, है ना? तो आप इसका आंसर आराम से देख सकते हैं अगर आपने एनओएस ठीक से पढ़ी है तो। ठीक है, तो 4 से 5 महीने में, 6 से 8 महीने में, 9 से 12 महीने में, या 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद। तो एज पर एनओएस की बात करेंगे तो हम 4 से 6 महीने में नहीं, ना ही आपका 6 से 8 महीने में, बल्कि 9 से 12 महीने में ये चीज सीख जाता है, बच्चों में ये चीज डेवलप हो जाती है, यानी पिंसर ग्राफ्स डेवलप हो जाती है। और ये पिंसर ग्राफ से जो है वो क्वेश्चन शायद टीजीटी में भी पूछा गया है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। अगर कोई सोच रहा है कि हमें तो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, तो भाई एनआईएस भी पढ़ के जाना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेटर के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस, एनआईएस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में भी दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एक्टिविटी शोज एडवांस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे वर्ष के अंत में उन्नत स्थूल गत्यात्मक विकास का उदाहरण कौन सा है? सिटिंग, क्रॉलिंग, थ्रोइंग एंड किकिंग, या होल्डिंग टॉयज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बेस्ट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है कि दूसरे वर्ष के अंत तक, 2 साल के अंत तक, ठीक है, कौन सी ग्रॉस मोटर की बात हो रही है? यहाँ पर ग्रॉस मोटर की बात हो रही है। ग्रॉस मोटर डेवलप एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो कौन सी एक्टिविटी शो करेगा बच्चा? तो कौन सी करेगा? ग्रॉस मोटर डेवलप हो गई है तो जाहिर सी बात है थ्रोइंग और किकिंग आ जाएगी उसमें, क्रॉलिंग ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस मोटर डेवलप हो चुकी है तो बच्चा क्या करने लगा? फेंकना और लात मारना सीख जाएगा, यानी ग्रॉस मोटर्स का यूज कर पाएगा। तो ग्रॉस मोटर के अकॉर्डिंग ये है ना, ये ज्यादा बेस्ट है ना? क्वेश्चन नंबर 18, एट अराउंड 15 months टॉडलर यूजुअली बिगिन टू। लगभग 15 महीने की आयु में बच्चे क्या करना शुरू करते हैं? ठीक है, तेज दौड़ना, सीढ़ियां और फर्नीचर चढ़ना, एक पैर पर कूदना, या राइड ट्राइसाइकिल। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा 15 महीने की उम्र में, जो टॉडलर भी कही जाती है, उस उम्र में बच्चा टॉडलर ही होता है। तो उस उम्र में बच्चा क्या चीज सीख लेता है, क्या चीज शुरू हो जाती है ना? तो कौन सी है? भागना तो नहीं सीख पाता
क्योंकि अभी बच्चा छोटा ही है, क्योंकि 15 महीने की 15 मंथ की बात हो रही है यहाँ पर। भागना तो नहीं सीखेगा, ठीक है। क्लाइंब स्टेयर एंड फर्नीचर, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इससे ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं। जंप ऑन वन फुट, है ना, एक पैर पर कूदना, ये तो नहीं सीख पाएगा। राइड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल भी 15 महीने की उम्र में तो नहीं कर पाता। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चा क्या है, सीढ़ियां और फर्नीचर चढ़ना सीख जाएगा या शुरू कर देगा 15 महीने के, शुरू कर देता है। एक्चुअली मैं बात करें तो वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे, वो कुछ महीने के अंदर ही 2-3 महीने में वो सीख जाता है चीज। क्वेश्चन नंबर 19, जंपिंग इन प्लेस एंड पैडलिंग ट्राईसाइकिल जनरली अकर बाय, एक स्थान पर कूदना और ट्राईसाइकिल चलाना कब तक हो जाता है, मतलब कौन सी उम्र में ये बच्चा जंपिंग करना, ट्राईसाइकिल चलाना, है ना, सीख जाता है ना, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो 18 महीने में, 20 महीने में, 24 महीने में या 30 महीने में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 18 महीने में बच्चा ये कर लेता है, 20 महीने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 महीने में ये चीज सीख जाता है, यानी कि जंप करना और ट्राईसाइकिल चलाना ये सब सीख जाता है, ठीक है। सिंपल इसका आंसर 24 महीने हो जाएगा एज पर एनआईएस, अगर हम एनआईएस के अकॉर्डिंग जाए तो, ठीक है। ये सारे सोर्सेस एनआईएस में, एनआईएस आपने आप पढ़कर आइए, उसमें ये चीज लिखी हुई है, सारे मंथ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन इन्फेंट इज बैबलिंग, जेस्चर, क्राइंग या वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बच्चा जो है शिशुओं में संप्रेषण का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट कर पाता है। तो बच्चा बैबलिंग करके कम्युनिकेट करता है, मम्मी से, सबसे, किसी से भी, आस पड़ोस, क्योंकि बच्चा तो छोटा है ना, अभी बेबी है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। जेस्चर से, क्राइंग का या वर्ड से, तो बच्चा कम्युनिकेट करता है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब इस दुनिया में आता है, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, क्राइंग ही होती है, क्योंकि बच्चा रोकर ही कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले जब बच्चा जिस दुनिया में आता है तो वो कम्युनिकेट कैसे करता है, तो वो रोकर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चे की सबसे पहली जो फर्स्ट लैंग्वेज कही जाती है, फर्स्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है, क्राइंग होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये एनआईएस में एक मिल जाएगा आपको, नीचे के पैराग्राफ में नीचे की तरफ मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला पार्ट, ठीक है। उसी में फर्स्ट यूनिट में ही लिखा हुआ है ये सारी चीजें, तो आपको मिल जाएंगी अगर आप पढ़ कर आओगे तो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 है, कूइंग बिगिंस अराउंड, देखो कूकना, है ना, जिसे कूइंग भी बोलते हैं, कब प्रारंभ होता है, बर्थ में, 1 महीने में, 2 से 3 महीने में या 5 से 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये तो ज्यादातर पता ही होगा आपको कि बर्थ में नहीं, 1 महीने में नहीं, बल्कि 2 से 3 महीने में कूइंग करना शुरू कर देता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बैबलिंग जनरली बिगिंस एट, बैबलिंग सामान्यतः कब प्रारंभ होती है, ठीक है, एनआईएस के अकॉर्डिंग। बाकी सोर्सेस का नहीं पता मुझे, लेकिन एनआईएस में जो लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो बैबलिंग करना बच्चा कब शुरू कर देता है, क्वेश्चन नंबर 22। बैबलिंग करना बच्चा 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में। तो बच्चा 6 महीने में बैबलिंग करना शुरू कर देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक मामा, दादा अपेयर बिटवीन, मामा, दादा, पापा जैसे पहले अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड्स कब आते हैं या कब बोलना सीख जाता है, कौन सी उम्र है वो, है ना, या 6 से 8 महीने में, 8 से 9 महीने में, 9 से 12 महीने में, या 1 साल में, 1 साल के बाद, है ना, केवल 1 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो 6 से 8 महीने में बच्चा मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना नहीं सीखता।
क्वेश्चन, ठीक है, ये 8 से 9 महीने में भी नहीं सीखता, 1 साल के बाद भी नहीं, बल्कि 1 साल से पहले ही सीख जाता है, जो कि 9 से 12 महीने होते हैं। 9 से 12 महीने में बच्चा मीनिंगफुल वर्ड्स यानी छोटे छोटे जैसे मामा दादा इस तरह के वर्ड्स बोलना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 2 to 3 वर्ड सेंटेंसेस यूज्ड बाय टॉडलर आर कॉल्ड। 2-3 शब्द वाले जो सेंटेंसेस बच्चा कब बोलना सीख लेता है, वाक्य कब बोलना सीख लेता है, या उसे क्या कहते हैं, है ना, वो तो हो गया ना। या 2 से 3 शब्द वाले वाक्य को क्या कहते हैं। हाँ, बच्चा जो 2-3 शब्द जो बोलना सीख जाता है ना, वो सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है 2-3, है ना, पानी लाओ इस तरह से, है ना, मैं वहां गया इस तरह से, या यहाँ आओ इस तरह से, जो वर्ड्स होते हैं 2 या 3 वर्ड्स वाले सेंटेंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं। बैबलिंग, टेलीग्राफिक स्पीच, इमिटेटिव स्पीच या ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सीटेट के समय भी कि इसे आपकी टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। जब बच्चा 2 से 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलना सीख लेता है उसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाय 24 मंथ्स अ टॉडलर में हैव अ वोकैबुलरी ऑफ। 14 महीने तक बच्चे की शब्दावली कितनी हो सकती है। ठीक है, 24 महीने तक बच्चे की शब्दावली कितनी हो सकती है, मतलब कितनी डेवलप हो जाती है। 20 से 30 वर्ड्स बोलने लगता है, 40 से 50 वर्ड्स, या 70 वर्ड्स के अराउंड, या फिर 100 वर्ड्स से अधिक, है ना, ओवर 100 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 24 महीने तक बच्चा जो है वो 20 से 30 वर्ड से तो ज्यादा ही बोलता है, 40-50 से भी ज्यादा ही बोलता है ना, और 70 से भी ज्यादा ही बोलता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है कि 100 से भी अधिक ही बोलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 24 महीने की एज तक बच्चे क्या है, इतनी वोकेबलरी हो जाती है कि 100 से भी ज्यादा वर्ड्स बोलने लगता है, इतनी वोकेबलरी उसमें डेवलप हो जाती है कि 100 से भी अधिक शब्द उसे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी इज मेनली अंडरस्टूड थ्रू। शेषावस्था में संज्ञानात्मक विकास को मुख्यतः किसके माध्यम से समझा जाता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट से, या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरी से, या फिजिकल मेजरमेंट से, या स्कूल अचीवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 26, तो शेषावस्था में संज्ञानात्मक विकास को मुख्यतः किसके माध्यम से समझा जाता है। इंटेलिजेंसी के जरिए तो नहीं समझा जाता, है ना, कॉग्निटिव, है ना, संज्ञानात्मक विकास को इंटेलिजेंसी के जरिए तो नहीं समझाता है, टेस्ट वो करके वो भी नहीं, है ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरीज के जरिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को थ्योरीज के जरिए समझाता है। तो थ्योरीज तो हम पढ़ते हैं, प्याजे की भी तो क्या है, थ्योरीज ही हैं। तो थ्योरीज तो हम पढ़ते हैं, जैसे प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजे की थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। और फिजिकल मेजरमेंट से तो नहीं, हाइट वाइट नाप लोगे तो ये थोड़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप अंडरस्टूड कर लोगे। स्कूल के अचीवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सावधानी पूर्वक अवलोकन और सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, विकास को जिसके माध्यम से समझ सकते हैं हम। ठीक है, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फेंसी वालों में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे न्यूबॉर्न्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट थ्रू। पियाजे के अनुसार नवजात शिशु पर्यावरण से किसके माध्यम से संपर्क करते हैं। थिंकिंग से, ट्रायल एरर से, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से, या रीजनिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थिंकिंग से नहीं, ट्रायल एंड एरर से नहीं, रीजनिंग से भी नहीं, बल्कि रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से, है ना। रिफ्लेक्शन दिखाता है ना, 0 से, जो आपकी सेंसरी वाली सिंपल है, सेंसरी वाली है ना, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो रिफ्लेक्सिव के जरिए दिखाता है ना, वो है ये वाली स्टेज की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के थ्रू क्या करता है, वो संपर्क करता है ना, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है।
क्वेश्चन नंबर है आपका 28। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन इन्फेंट मीन्स, शिशुओं में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार का अर्थ क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब है इन्फेंट में? एक्टिंग रैंडमली, एक्टिंग अंडर कंपल्शन, या फिर प्लानिंग एक्शन टू अचीव अ गोल, या कॉपिंग अदर्स, है ना? क्या बेस्ट हो सकता है 28 का आंसर? तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है इन्फेंट में? तो एक्टिंग रैंडमली, ऐसा कुछ तो नहीं है। एक्टिंग अंडर कंपल्शन, बाध्य व्यवहार, नहीं, ये भी नहीं है। प्लानिंग एक्शन टू अचीव अ गोल, गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध व्यवहार करना, ठीक है। कॉपिंग अदर्स, दूसरों की नकल करना, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एक्शन टू अचीव अ गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना, योजनाबद्ध व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 29। ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर टू द एबिलिटी टू, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस से तात्पर्य है। ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिमेंबर फेसेस, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, होल्ड ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई कलर्स। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? रिमेंबर फेसेस, चेहरे याद करना की बात तो यहाँ नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि कोई चीज, जिससे कोई खिलौना है, अगर उसे छीन के छुपा दोगे तो भी उसे याद रहेगा, क्योंकि अब उसको उसकी मेमोरी डेवलप हो रही है बच्चे की, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर बच्चे में आ जाती है तो इसका मतलब है बच्चे की मेमोरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। यानी कि आंखों के सामने से कोई चीज हट भी जाए, आप छुपा भी दो उसका खिलौना, तो उसे याद रहेगा, उस खिलौनों के बारे में उसे याद रहेगा, उस चीज के बारे में याद रहेगा जो उसे चाहिए थी या जो उसके पास थी, जो आपने छीन ली है। तो ये क्या है कि ना दिखने पर भी वस्तु के अस्तित्व को समझना, है ना। तो ये बात ये ऑप्शन कह रहा है, तो यही क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द टू मेजर अचीवमेंट ऑफ इन्फेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर, शिशु संज्ञानात्मक विकास की दो प्रमुख उपलब्धियां क्या है ना। डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या दो मेजर अचीवमेंट है इन्फेंट में, है ना, इन्फेंट की? वो है मेमोरी एंड अटेंशन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इमिटेशन एंड प्ले। क्वेश्चन नंबर 30। तो अगर हम देखें तो इन्फेंट की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि ये इन्फेंट की बात हो रही है, यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे की बात हो रही है ना। तो मेमोरी एंड अटेंशन नहीं, लैंग्वेज एंड थिंकिंग की बात भी नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ जाता है, ये 2 साल की उम्र में ही आता है, ऐसा प्याजे भी कहते हैं, है ना, ऐसा प्याजे भी कहते हैं अगर आप प्याजे को पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर सी ज्यादा बेस्ट है, इमिटेशन एंड प्ले, ये भी इसका नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 30 के 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने 30 अटेम्प्ट करे तो मुझे आप बताइएगा कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए हैं, है ना। ऑप्शंस बताना मुझे कमेंट करके कि आपके 30 में से कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। लेकिन ये कब हुए हैं? जब आप एनआईएस पढ़कर आए हो। एनआईएस की कौन सी यूनिट 1 आप पढ़कर आए हो तब, ठीक है। बाकी किसी तरह की कोई डाउट हो या आपको लगता हो कि ये टॉपिक भी कराना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक भी कराओ, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सोचूंगा और फिर उसकी प्लानिंग करके उस पे भी आपकी लिए जो भी आप कहोगे उसके रिगार्डिंग या रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें और जितना हो सके इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।